तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज की वीडियो सीरीज के अंदर, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करना है और जितने भी आंसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उन सारे आंसर का स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए ताकि आप रिवीजन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो चीजों को थोड़ा सा मैं कम समझाऊंगा क्योंकि मेरा मेन फंडामेंटल ये है कि क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर को प्रोवाइड करना। मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा हो, काफी लेंदी हो चीजें, और मैं चाहता हूं कि काफी शॉर्ट में आपको चीजें प्रोवाइड करा दी जाए ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, एंड सेकंड इज दैट कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ई बिजनेस। तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस क्या है आपके सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि रिमोट सेंसिंग refers to the technology used to gather information about the earth surface without making physical contact। यानी जो रिमोट सेंसिंग होता है वो एक टेक्नोलॉजी होता है जिसका यूज बिना अर्थ के संपर्क में, यानी उसके बिना कांटेक्ट में आए उन चीजों के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में बता देना, उसके अंदर आता है। And it typically involves satellites, drones or aircraft equipped with sensor like camera, radar and laser to capture the image and data about the various natural and the man-made feature। जैसा कि आपने सैटेलाइट का यूज किया होगा, आपने ड्रोन्स देखे होंगे, अपने एयरक्राफ्ट देखा होगा, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें कैमराज और रडार्स के माध्यम से, लेजर के माध्यम से चलती हैं, जो कि रिमोट सेंसिंग के अंदर आता है। इसके अंदर कह रहा है कि दिस सेंसर डिटेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सच एज विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रडार सिग्नल टू एनालाइज द इंटरप्ट इंफॉर्मेशन ऑन द अर्थ सरफेस। यानी ये जो सेंसर है वो डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जैसे कोई विजिबल लाइट हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, या फिर कोई रडार सिग्नल हो गया, जो एनालाइज करता है इंटरप्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को अर्थ सरफेस के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि द डेटा गैदर फ्रॉम रिमोट सेंसिंग इज देन प्रोड्यूस्ड process to produce image map and modules used in applications such as agriculture, forestry, urban planning, environmental monitoring and disaster management। यानी ये जो आपके रिमोट सेंसिंग प्रोसेस है वो इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, मैप करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें अलग अलग सेक्टर होते हैं जिसमें इसका यूज होता है। एग्रीकल्चर में होता है, फॉरेस्ट्री में होता है, अर्बन प्लानिंग में होता है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है, और भी बहुत सारी चीजों के अंदर होता है। Second is that Geographic Information System, that means GIS, is a technology that captures, store and analyzed, manages and visualize geographic data। यानी जो GIS होता है एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो कैप्चर करता है, स्टोर करता है और एनालाइज करता है, मैनेज करता है, साथ साथ विजुअलाइज करता है जियोग्राफिक डेटा को। and it allows users to layer and interrupt spatial data to make information discussion। यानी ये अलाउ करता है यूजर को लेयर के अकॉर्डिंग जो भी डिस्कशन है उनके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उससे मिल सके। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि जीआईएस कैन कंबाइन वेरियस टाइप ऑफ डेटा सच एज मैप, सैटेलाइट इमेजरी एंड अदर सेंसर डेटा। यानी जो जीआईएस होता है वो कंबाइन करता है अलग अलग टाइप के जो आपके डेटाज होते हैं, जैसे मैप हो गया, सैटेलाइट हो गया, और भी चीजें, ओके, उनके अकॉर्डिंग। And it widely used in fields such as urban planning, environmental management, transportation and even emergency responses। यानी जीआईएस के अंदर जो है ये इसका यूज होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि ई बिजनेस के अंदर है, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो ई बिजनेस के अंदर आपने जाना होगा कि आप आज के इस दौर में ई बिजनेस कितना ज्यादा पॉपुलर और कितना बड़ा नेटवर्क उसका हो चुका है। तो आपने देखा होगा, यही वो आपका पॉइंट है जिस पॉइंट के बारे में आपको इसका आंसर लिखना है। आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को लिख सकते हैं और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, ऐसा नहीं कि आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी। इन पॉइंट्स में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, एक बार आपको बस रीडिंग लगा लेना है, क्योंकि मैं चीजों को ज्यादा समझा नहीं रहा हूं और मेरा मेन फंडामेंटल ये है कि इन क्वेश्चंस के आंसर को प्रोवाइड करना आप तक। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन डिटेल विद द सुटेबल एग्जांपल। यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। अगर आपने हमारे बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो हमारे बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, बता रखा है और बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें पढ़ाया है। आप लोग जरूर उन वीडियोस को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट चीजें किस तरीके से काम करती हैं। ये तो फिलहाल आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है इस वीडियो सीरीज के अंदर ताकि आप कम से कम एग्जामिनेशन को क्लियर कर सके। आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने नहीं चाहिए। जैसे कि आपके सामने इनपुट डिवाइसेस है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, टच स्क्रीन हो गया, उसके बाद बारकोड रीडर हो गया, ये आपके क्या है, इनपुट डिवाइसेस है।
आउटपुट डिवाइसेस की हम बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, उसके बाद स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन्स हो गया, प्लॉटर हो गए, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं इसके अंदर। थर्ड आपका आता है ड्यूअल पर्पस डिवाइसेस, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट। यहाँ पे आपका टच स्क्रीन है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसे हम लोग एनआईसीस कहते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस है लाइक यूएसबी फ्लैश डिवाइसेस, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ तक आपको लिखना है, अगर एग्जामिनेशन में आता है तो तभी आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा, आप बेहतर तरीके से चीजों को स्कोर कर पाएंगे। ओके, अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिस क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन द मेमोरी एंड द टाइप ऑफ मेमोरी इन डिटेल। जी हाँ दोस्तों, मेमोरी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ती है, तो वही मेमोरी आखिर होता क्या है, वो कितने टाइप के होते हैं। तो मेमोरी के डिफिनेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि बेसिकली मेमोरी वो होता है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। सिंपल भाषा में आप इसे समझिए। तो ये पूरे पैराग्राफ के अंदर वही सारी चीजें दी गई हैं और इनका डेफिनेशन दिया गया है कि इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है एक पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन काफी सिंपल वे है, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप एक बार पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका आता है रैम। रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके अंदर जो तीन चार पॉइंट है वो दिए गए हैं। और रैम जो होता है आपका रैम, वो मेनली दो पार्ट का होता है। पहला आपका आता है डीआरएम, डीआरएम स्टैंड फॉर द डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डीआरएम के बाद आपका जो अलग अनदर टाइप का जो रैम का जो कह सकते हैं कि टाइप है, वो है आपका एसआरएम, दैट मीन्स स्टैटिक रैम। और उसके बाद आपका जो मेमोरी आता है इन द प्राइमरी मेमोरी के अंदर, वो आता है आपका कैचे मेमोरी। इसके अंदर कैचे मेमोरी का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग लेवल पे है, लेवल 1 कैचे, लेवल 2 एंड लेवल 3। और लेवल 1, 2 और 3 क्या होता है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और अगला जो है आपका वो है रजिस्टर। रजिस्टर भी आपका क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है। तो रजिस्टर क्या होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड, तो यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी का जो पूरा प्रोसीजर है यहाँ पे दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करें तो सबसे पहला आपका आता है HDD, दैट मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है पूरा एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी गई हैं चीजें। सेकंड इज दैट सॉलिड स्टेट ड्राइव, दैट मीन्स SSD। SSD कार्ड आपने सुना होगा, 3 पॉइंट में इसके बारे में बताया गया है। तीसरा आपका आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसे मीन्स यही चीजें दोबारा कॉपी हो गई है, इसको नेग्लेक्ट कीजिएगा आप लोग। अगला जो आता है आपका ऑप्टिकल डिस्क आता है, जिसमें सीडीज आते हैं, डीवीडीज आती हैं, ब्लू रेज आती हैं। जैसे आपने पुराने जमाने में डीवीडीज देखे होंगे, सीडीज देखे होंगे, कैसेट वगैरह आता था, तो वो सारी चीजें हैं। अगला आपका आता है यूएसबी फाइल ड्राइवर। तो यूएसबी फाइल ड्राइव्स क्या होते हैं, 2 पॉइंट में बताया गया है। तीसरा आपका आता है मैग्नेटिक टैप, क्या होता है, ये आपके क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद थर्ड आपका आता है टर्नरी एंड द ऑफलाइन स्टोरेज, जिसमें आपका क्लाउड स्टोरेज आता है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ड्राइव्स एंड नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज आता है, जिसे हम लोग NSA कहते हैं। और फोर्थ आपका आता है वोलेटाइल वर्सेस नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी भी एक प्रकार का टाइप ऑफ मेमोरी ही होता है, तो इसके बारे में पूरा बताया गया है। और नॉन वोलेटाइल के बारे में बताया गया है। पांचवा का आता है स्पेशल पर्पस मेमोरी, जिसमें आपका आता है रोम। रोम स्टैंड फॉर द रीड ओनली मेमोरी, और ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है पीरोम, दैट मीन्स प्रोग्रामेबल रोम। EPROM, दैट मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। थर्ड इज दैट डबल EPROM, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, उसके बाद आपका आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है आपका डिफाइन एल्गोरिथम्स एंड व्हाट इज द नीडेड ऑफ एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम क्या है और आखिर एल्गोरिथम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो एल्गोरिथम यानी किसी भी चीज को हम कह सकते हैं कि सॉल्व करने का जो तरीका होता है, बेसिकली जो स्टेप बाय स्टेप रूल होते हैं, वही आपका एल्गोरिथम होता है। तो यही आपके सामने दिया हुआ है कि एन एल्गोरिथम इज वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और परफॉर्म अ टास्क। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एक प्रकार का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए कि 2+2, तो ये डायरेक्टली 2+2 तो हो नहीं गया, हमने पहले 2 नंबर्स को लिया, 2 लिया, उसके बाद जो दूसरा हमारा 2 था वो लिया, उसके बाद जो प्लस है प्लस को लिया हमने वहां पे, तो वो 2+2 इज इक्वल टू क्या होता है, 4 होता है। तो 4 आखिर ऐसा आया, यानी रिजल्ट उसका कैसे आया, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको हमने अप्लाई किया, तो वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। स्टार्ट क्लियर, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, पॉइंट है, तो चूंकि सारी चीजों को समझा पाना इस वीडियो के अंदर मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है
और मेरा मेन पॉइंट है कि मैं चीजों को एक्सप्लेन करके डायरेक्टली आपको आंसर प्रोवाइड करूँ। ओके, अगर हम नीड्स की बात करें कि आखिर एल्गोरिथम की जरूरत क्यों होती है, तो सबसे पहला आपका आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है और उसके अंदर जो पूरा पैराग्राफ है वो पैराग्राफ दिया गया है। दूसरा आता है इफिशिएंसी, इफिशिएंसी क्या होता है वो पैराग्राफ के अंदर दिया गया है। तीसरा आता है ऑटोमेशन, उसके अंदर जो पैराग्राफ है दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो अगला आता है वो आता है कंसिस्टेंसी एंड रिलेबिलिटी, यानी जो रिलेबिलिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, उनको चेकआउट करने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका आता है फाउंडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। देन उसके बाद आपका आता है इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, यानी जो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट होता है उसके लिए भी एल्गोरिथम का यूज करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। 7 आता है रियूजेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, तो रियूजेबिलिटी यानी दोबारा चीजों को रियूज करना, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करना, साथ ही साथ ऑप्टिमाइजेशन की फैसिलिटीज, ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, जिसके लिए वजह से इसका यूज करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी गुड एल्गोरिथम को, यानी एल्गोरिथम का अच्छा होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है फाइनाइटनेस, दूसरा आपका है डेफिनेटनेस, तीसरा है इनपुट, चौथा आउटपुट और पांचवा आपका क्या है इफेक्टिवनेस। ओके, उसके बाद एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ एल्गोरिथम के, जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है जैसे किसी चीज को सॉर्ट करना, जैसे 3 4 5 दैट मीन्स कुछ अनऑर्डर चीजें हैं उनको ऑर्डर में लाना, तो वो बेसिकली सॉर्टिंग कहलाता है। सर्च एल्गोरिथम यानी चीजों को सर्च करना, जैसे मान लीजिए कि कोई हमें एरर दिया हुआ है, उसमें हमें 5 सर्च करना है, तो हम किस तरीके से सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका आता है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम लाइक डिजास्टर्स एल्गोरिथम, आप आने वाले सेमेस्टर में इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे अगर आप सीएस ब्रांच से हैं तो। चौथा आपका आता है क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम, दैट मींस एईएस, दैट मींस एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद एग्जांपल, यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों प्रोग्रामिंग जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आप कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे फिलहाल प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ पे इंटरफेस में बताया गया है, ये चीजें क्या होती है, पॉइंट वाइज सारी चीजें मेंशन की गई है। की फीचर्स की हम बात करें तो सबसे पहला की फीचर्स आता है फोकस ऑन फंक्शन एंड प्रोसीजर। ओके, दूसरा आपका आता है टॉप डाउन अप्रोच, तीसरा आपका आता है ग्लोबल डेटा, चौथा आपका आता है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। ओके, और उसके अंदर एक एक पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद आपका सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के बाद आपका आता है एम्फसाइज ऑन लॉजिक, यानी लॉजिक के अकॉर्डिंग जो भी एम्फसाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है। अगला आपका आता है लिमिटेड रियूजेबिलिटी, यानी लिमिटेड रेंज में चीजों को कर पाना। ओके, उसके बाद यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम बात करें, बेसिकली इसका एडवांटेज क्या होता है। तो सबसे पहला एडवांटेज आपका आता है सिंपल टू अंडरस्टैंड, यानी इसका यूज करना काफी सिंपल होता है और उसको समझना भी काफी आसान होता है। सेकंड आता है एफिशिएंट फॉर स्मॉल प्रोग्राम, यानी ये छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए काफी एफिशिएंट होता है। तीसरा आपका आता है इजी डिबगिंग, यानी इसको डिबग करना थोड़ा सा आसान होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट कोड रियूजेबिलिटी इज लिमिटेड, यानी इसकी जो कोड रियूजेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। सेकंड इज दैट डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज प्रोग्राम, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यानी जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उनको मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके अंदर। नो इनकैप्सुलेशन, यानी इसके अंदर इनकैप्सुलेशन के प्रोसीजर नहीं रहते। अगला आपका आता है स्केलेबिलिटी इश्यूज, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेटा टाइप्स, टोकन्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर, यानी डेटा टाइप क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डेटा टाइप के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि डेटा टाइप क्या होते हैं, जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो इंटीजर लाइक एग्जांपल भी दिया हुआ है, फ्लोटिंग लाइक एग्जांपल दिया हुआ है, स्ट्रिंग का एग्जांपल दिया हुआ है, बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स का एग्जांपल दिया हुआ है, कोई कैरेक्टर कैर है तो उसका एग्जांपल दिया हुआ है। इसी के साथ टोकन्स क्या होते हैं, तो टोकन्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें अलग अलग टोकन्स होते हैं, जैसे कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, लिटरल्स हो गए, पंक्चुएशंस हो गए, ये सारी चीजें टोकन्स के अंदर आती हैं। अगला आपका आता है वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है। इन पाइथन की हम बात करें, यानी अलग अलग तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। पाइथन के अंदर इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं हम लोग, सी के अंदर इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, जावा के अंदर कोई अलग फंडामेंटल रहता है जिसको डिक्लेयर करने का। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। चौथा आपका ऑपरेटर आता है, ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑपरेटर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है एक पॉइंट में। उसमें आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है, रिलेशनल ऑपरेटर आता है, लॉजिकल ऑपरेटर आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आते हैं। ये अलग अलग ऑपरेटर्स है जो कि इसके अंदर आते हैं। अगला आपका आता है एक्सप्लेन द डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर अगर आप सीएस ब्रांच से हैं तो डेटा स्ट्रक्चर आपको थर्ड सेमेस्टर में एज ए सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे तो एज ए टॉपिक है, लेकिन वहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पे चीजें काफी डीप में आपको पढ़नी रहेंगी। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऊपर से आपको ये रिव्यू ले लेना है, और क्योंकि मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि
मेरा मेन फंडामेंटल ये है कि मैं इस वीडियोस के यानी इन क्वेश्चंस के आंसर को प्रोवाइड कर सकूं। ओके, तो मेरा मेन पॉइंट है इन क्वेश्चंस के आंसर को प्रोवाइड करना। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉइंट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। दो प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, मेनली आधारित होते हैं। पहला आपका आता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, इसके एग्जांपल्स है जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, बुलियन है, स्ट्रिंग है। उसके साथ साथ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसको अलग अलग भाग में बांटा गया है, यानी दो पार्ट में मेनली इसको डिवाइड करते हैं। पहला आपका आता है लीनियर, दूसरा आता है नॉन लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि आपका आता है एरे। एरे क्या होते हैं, एरे के फीचर्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल दिए गए हैं। एरे के एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। उसका सेकंड आता है आपका लिंक लिस्ट फॉर द नॉन लीनियर। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, ये टाइप कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इसका एग्जांपल है। तो सारी चीजें स्ट्रक्चर वाइज आप लिखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपका नोट्स भी बनेगा और एग्जामिनर जो है वो नंबर भी आपको बेहतरीन तरीके से देगा। ओके, तो कोई भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद आपका आता है स्टैक। स्टिक में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, मेनली पुश ऑपरेशन होता है चीजों को ऐड करने के लिए, और पॉप ऑपरेशन होता है चीजों को डिलीट करने के लिए। उसके बाद इसका एग्जांपल जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्यू की तरफ। तो क्यू के ऑपरेशन की हम बात करें तो इन क्यू ऑपरेशन होता है, डी क्यू ऑपरेशन होता है, और इसका जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आता है, तो वो भी जरूरी है। लीनियर नॉन लीनियर होता है नॉन प्रिमिटिव के अंदर। तो यहाँ पे नॉन लीनियर की हम बात करें तो नॉन लीनियर में आपका आता है ट्री। ट्री के की पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसका एग्जांपल दिया हुआ है। साथ ही साथ ग्राफ आता है जो कि नॉन लीनियर के अंदर। तो ग्राफ का जो टाइप्स है वो दिए गए हैं, जैसे डायरेक्टेड ग्राफ हो गया, अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, वेटेड ग्राफ हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से चीजों को हम रिप्रेजेंटेट करेंगे। और एट द लास्ट पॉइंट ये है उसका समरी, जो कि आप देखना आपके लिए जरूरी है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस एंड कैन अ क्लासेस इन C++ हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम। यानी आपका डिफाइन करना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, और क्या सी के अंदर एक से अधिक कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं एक सेम नेम के अकॉर्डिंग, वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहला डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का। तो ऑब्जेक्ट्स क्या, क्लासेस क्या होते हैं, सबसे पहले हमें डिफाइन करना है। पहले ऑब्जेक्ट नहीं, पहले क्लास आता है, तो पहले क्लास को हम डिफाइन करेंगे। तो क्लास के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और चूंकि सिंटैक्स आपको लिखना जरूरी होता है, सिंटैक्स जब तक आप नहीं लिखेंगे एग्जामिनर नहीं समझेगा कि आपने चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो सिंटैक्स लिखना जरूरी है अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं तो, जो कि सिंटैक्स आपके सामने दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसका जो एग्जांपल है एग्जांपल भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा था इसी क्वेश्चन के अंदर, कि क्या जो क्लासेस होते हैं C++ के पास, उसके पास मोर देन वन कंस्ट्रक्शन होते हैं सेम नेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे उसका आंसर है यस। अब वो कैसे होती है, चीजें यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखी गई हैं, और इसमें एक टर्म आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आखिर एग्जैक्ट होता क्या है, तो वो आपको जानना जरूरी है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का जो पूरा पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इसके जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मेंशन किए गए। ये पूरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये एंडिंग पॉइंट यहाँ पे रिटर्न 0 सेमीकोलन और ओपनिंग करली ब्रेसेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपका एट द लास्ट पॉइंट है। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, इस प्रोग्रामिंग के एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन दिया गया है रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इंट W इंट H क्या है, और रेक्टेंगल इंट साइड क्या है, ये सारी चीजें दी गई हैं। की पॉइंट की हम बात करें अबाउट द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन C++, तो की पॉइंट्स यहाँ पे 3-4 दिए गए हैं, आप इनको देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद एग्जांपल। यानी आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग फंक्शन जो ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट वाइज चीजें दी गई हैं। इसका जो की पॉइंट है, की पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन ओवरलोडिंग का। उसके बाद इसके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। लास्ट यहाँ पे जो आपका प्रोग्रामिंग यहाँ पे एंडिंग यहाँ पे होता है रिटर्न 0 और सेमीकोलन के बाद, यानी जो है आपका ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस, यहाँ पे प्रोग्राम एंड होता है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। उसके बाद आपका है ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बताया गया है। इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल यहाँ पे की पॉइंट के अकॉर्डिंग चीजों को बताई गई है, और एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। और एट द लास्ट पॉइंट कंपैरिजन बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनके बीच का डिफरेंस, क्योंकि कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में डिफरेंस भी पूछ दिए जाते हैं, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार रहने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द TCP/IP मॉडल इन डिटेल विद अ डायग्राम। यानी TCP/IP मॉडल क्या होता है, आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये भी टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिलहाल आपको बेसिक आप पढ़ रहे हैं, तो बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग चलेंगे। तो TCP/IP मॉडल यानी दैट मींस
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डेट और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसे हम लोग कहते हैं। और इसके पूरे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं और अलग अलग लेयर्स होते हैं टीसीपी/आईपी मॉडल के अंदर, जिसमें सबसे पहले आपका आता है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा इंटरनेट लेयर, चौथा आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अलग अलग जो प्रोटोकॉल है जैसे HTTP है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS है डोमेन नेम सिस्टम, ये सारी चीजें क्या होती है, किस तरीके से काम करती है दी गई है। सेकंड आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसके अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। की प्रोटोकॉल की हम बात करें तो इसके अंदर TCP प्रोटोकॉल आता है, UDP प्रोटोकॉल आता है यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और ये क्या होती है पॉइंट वाइज लिखी गई है। थर्ड आपका आता है इंटरनेट लेयर, जिसमें आपका अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अलग अलग प्रोटोकॉल दिए गए हैं। IP है आपका, ICMP है, ARP है। ओके, उसके बाद नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल है जो कि आपके सामने दिया हुआ है। अलग अलग जो प्रोटोकॉल है दिए गए हैं, ये उसका बेसिक एग्जांपल है। हो सकता है कि ये आपका डायग्राम आपको समझ में ना आए तो आप लोग गूगल पे टाइप कीजिएगा, TCP/IP मॉडल के डायग्राम आपको मिल जाएंगे। 4 लेयर्स उसमें रहते हैं, आप उनको बना लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, लिख लेना है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस ओवरव्यू को देख लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द डेनियल ऑफ सर्विस, दैट मींस DOS, यानी DOS क्या होता है एंड लॉजिकल बॉम्ब्स क्या होते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको मिस नहीं करना है। तो DOS इसे हम लोग कहते हैं, DOS अटैक कहते हैं। तो ये एक पॉइंट के अंदर दिया गया है और ये किस तरीके से काम करती है, यानी हाउ अ DOS अटैक वर्क्स, यानी किस तरीके से DOS अटैक वर्क करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले आपका आता है फ्लोटिंग द टारगेट, सेकंड इज दैट रिसोर्सेस एग्जॉस्शन, तीसरा आपका आता है सर्विस डिस्क्रिप्शन, ओके सॉरी डिसरप्शन। उसके बाद आपका टाइप ऑफ डॉस की हम बात करें तो फ्लोटिंग अटैक आता है, एम्प्लीफिकेशन अटैक आता है, एप्लीकेशन लेयर अटैक आता है, और ये अलग अलग जो पॉइंट्स है इसके सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। चौथा आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विस, दैट मींस DDoS। अब हम यहाँ पे हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ डॉस अटैक की, तो सबसे पहला आपका आता है बिजनेस डिस्क्रिप्शन सॉरी डिस्ट्रप्शन, दूसरा आपका आता है रिप्यूटेशन डैमेज, तीसरा आपका आता है फाइनेंशियल लॉस, चौथा आपका आता है रिसोर्स ड्रेन। ओके, उसके बाद मिटिगेशन एंड प्रोटेक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है फायरवॉल्स, रेट लिमिटेड, उसके बाद जो आपका इंटरसेंट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम आता है वो आता है, एंड लोड बैलेंसिंग आता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो है आपका लॉजिकल बॉम्ब्स। तो लॉजिकल बॉम्ब्स क्या होते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं, पॉइंट वाइज चीजें दी गई हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को बताया गया कि यार किस तरीके से जो आपका लॉजिकल बॉम्ब है वो वर्क करता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है ट्रिगर कंडीशन, उसके बाद आपका आता है पेलोड एक्टिवेशन, उसके बाद आपका यहाँ पे अलग अलग जो पॉइंट्स है इसके यहाँ पे दिए गए हैं, और तीसरा आपका आता है डैमेज। उसके बाद टाइप ऑफ लॉजिकल बॉम्ब्स की हम बात करें तो अलग अलग टाइप्स के लॉजिकल बॉम्ब्स होते हैं, टाइम बॉम्ब्स हो गया, रैबिट बॉम्ब्स हो गए, लॉजिकल बॉम्ब्स इन सॉफ्टवेयर हो गए, ट्रिगर्ड बाय एन एक्शन हो गया। उसके बाद एग्जांपल ऑफ लॉजिकल बॉम्ब्स की हम बात करें तो इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे इम्पैक्ट है कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या है और रियल लाइफ में इसका इम्पैक्शन कहाँ पे पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे मिटिगेशन एंड प्रोटेक्शन, यानी किस तरीके से हम चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लॉजिकल बॉम्ब्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इज दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स, यानी गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। तो किस तरीके से होती है, तो सबसे पहला आपका आता है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कभी भी हम कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम अपने यूजर आईडी पासवर्ड को बनाते हैं तो पासवर्ड कभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी चीजों को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सेकंड इज दैट इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी टू फैक्टर यानी टू स्टेप वेरिफिकेशन जरूरी होता है हर एक सेक्टर के अंदर। तो अगर आपने कई बार देखा होगा वेबसाइट वगैरह टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगता है, तो वहां पे टू स्टेप वेरिफिकेशन रखना जरूरी है। थर्ड इज दैट अपडेट सॉफ्टवेयर रेगुलरली, यानी अपने जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसको अपडेट करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, तो अगर आप 2 साल से एक ही एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो उसको समय समय पे अपडेट करना जरूरी है, चाहे या फिर आपके सिस्टम में भी अपडेट आता होगा, मोबाइल आप अगर चलाते हैं तो आपके मोबाइल में भी अपडेट आता होगा, तो सही समय पे अपडेशन देना जरूरी रहता है ताकि चीजें सही तरीके से काम कर सके। एंड बी कॉशन विद ईमेल एंड लिंक्स, यानी ईमेल और लिंक्स के अकॉर्डिंग चीजों को काफी क्लियरली हमें किसी भी ईमेल पे किसी भी लिंक पे क्लिक करना रहता है। अगला है यूज एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, यानी कभी भी एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए ताकि चीजों को हम स्कैन कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद आपका आता है बैकअप डेटा, उसके बाद आपका आता है सिक्योर वाईफाई नेटवर्क्स, एंड लास्ट इज दैट प्रैक्टिस सेफ ब्राउजिंग। ओके, तो ये अलग अलग फैक्टर्स है जो कि चीजों को सेव करने में मदद करती हैं।
अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द डेटा इंडिपेंडेंस एंड डीबीए इन डिटेल, यानी डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। तो डेटा इंडिपेंडेंस एक पैराग्राफ के अंदर बताया गया है और दो टाइप्स के डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं। पहला आपका आता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आपका आता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसका डेफिनेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, उसके बाद डीबीए क्या होता है, डीबीए स्टैंड फॉर द डेटा बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो डीबीए क्या होता है, डीबीए के बारे में पूरा पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डीबीए की, जिसमें सबसे पहले आपका आता है डेटाबेस डिजाइन, जिसे हम लोग पॉइंट वाइज कहें तो दो तीन पॉइंट के अंदर इसका डेफिनेशन दिया गया है। सेकेंड इज दैट इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका एक पॉइंट दिया हुआ है। थर्ड इज दैट बैकअप एंड रिकवरी, इसका एक पॉइंट दिया हुआ है। फोर्थ इट इज परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी जरूरी है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी जरूरी है, डेटा इंटीग्रिटी है, डेटा मिटिगेशन एंड अपग्रेड्स हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अगर आप सीएस ब्रांच से हैं तो सीएस ब्रांच में अगर आप पढ़ रहे हैं तो सीएस ब्रांच एक क्लाउड कंप्यूटिंग एक सब्जेक्ट है जो कि आपके 8 सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन वो 8 सेमेस्टर तक जाते जाते वो एक पूरा बुक बन जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आप बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो बेसिक नॉलेज आपको रखना जरूरी है, इसीलिए इन बेसिक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग के अंदर। ओके, अब यहाँ पे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर यूज होती है, जैसे ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पॉलिंग, रैपिड इलास्टिसिटी, मेडर सर्विस। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करें तो क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, अलग अलग टाइप के जो क्लाउड है यहाँ पे दिए गए हैं। सर्विस मॉडल्स की हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की तो सबसे पहला सर्विस आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा आता है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा आपका आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और ये आसपास और सास जो आपको दिख रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर हम बेनिफिट की बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कॉस्ट इफिशिएंसी, दूसरा आपका स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा आपका एक्सेसिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन, चौथा आपका आता है डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप। ओके, उसके बाद पांचवा आपका है सिक्योरिटी और छठा आपका है ऑटोमेटिक अपडेट्स। अब यहाँ पे चैलेंजेस आता है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला आपका आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, दूसरा आपका आता है डाउन टाइम, तीसरा आपका आता है वेंडर लॉक इन। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकंड इज दैट वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, एंड थर्ड इज दैट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो प्रोज क्या होते हैं, प्रोज के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहले कॉस्ट इफिशिएंसी, सेकंड इज दैट क्लास स्केलेबिलिटी, third is that flexibility and accessibility, fourth is that automatic updates, fifth is that disaster recovery। okay, उसके बाद कॉन्स की हम बात करें तो कॉन्स में सिक्योरिटी कंसर्न, डाउन टाइम, वेंडर लॉक इन, लिमिटेड कंट्रोल, लेटेंसी। उसके बाद अगला है आपका जो क्वेश्चन वो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW क्या होता है। तो ये बेसिकली एक प्रकार का सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड मल्टीमीडिया कंटेंट एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, यानी ये क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है जो कि जो भी मल्टीमीडिया जो कंटेंट होते हैं उनको एक्सेस करने में मदद करता है थ्रू द इंटरनेट। और इसके जो भी फंडामेंटल्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, अलग अलग इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसका एग्जांपल दिया गया है, इंपॉर्टेंस भी इसके दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की हम बात करें तो बाई साइज कंप्यूटर अलग अलग बाद में है। पहले आपका है सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ओके, और बाई पर्पस के आधार पे जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, प्रोसेसिंग के आधार पे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। उसके बाद एप्लीकेशन के आधार पे आपका क्या आता है, पर्सनल कंप्यूटर आता है, वर्क स्टेशन आता है, सर्विसेज आते हैं, सर्वर्स आते हैं और इमीडिएट सिस्टम आते हैं। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन का जो वीडियो सीरीज है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।